बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक में हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अब स्कैंडल्स भी ऑडियो और वीडियो की शक्ल में सामने आते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो सामने आई है, उसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जस्टिस साकिब निसार फ़ोन पर किसी के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज को होने वाली सज़ा मुबैना तौर पर किसी के कहने पर सुनाई गई है, क्योंकि इमरान खान के लिए राह हमवार करना थी। ऑडियो सामने लाने वाले सहाफ़ी के मुताबिक उन्होंने अमेरिका की एक नामवर फ्रांसिक फर्म से ऑडियो का फ्रांसिक टेस्ट भी करवा रखा है और इस ऑडियो में आवाज़ साकिब निसार ही की है और ये ऑडियो असली है। अब आते हैं इसी ऑडियो के दूसरे रुख की जानिब। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की एक तकरीर के अल्फाज भी हूबहू इस ऑडियो में मौजूद हैं और शुबा यह है कि साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ तकरीरों को जोड़कर एक ऑडियो तैयार की गई है और फ्रांसिक टेस्ट भी यही तस्दीक करता है कि यह आवाज़ साकिब निसार साहब की है। लेकिन फ्रांसिक ये तस्दीक नहीं कर पाया कि आया ये ऑडियो मुख्तलिफ तकरीरों को जोड़कर बनाई गई है या नहीं। आज मोहतरमा मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑडियो की बिना पर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार और नवाज शरीफ और मरीम नवाज को होने वाली सजाओं पर खुलकर तनकीद की है और इस पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। इस वक्त मुख्तलिफ सवालात और मुतालबात सामने आ रहे हैं। किसी का ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए, किसी के ख्याल में हुकूमत इस ऑडियो पर कार्रवाई करे और कुछ लोग ये कहते हैं कि नून लीग को ये ऑडियो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से फिल वक्त किसी चीज़ का इम्कान नजर नहीं आ रहा। मरीम नवाज साहिबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और एतराफ़ भी किया है कि सोशल मीडिया पर उनसे मंसूब ऑडियो बिल्कुल असली है, जिस ऑडियो में मरीम नवाज साहिबा अपने नापसंदीदा चैनल्स के इश्तिहारात रोकने का हुक्म सादर फरमा रही हैं और ये ऑडियो उस वक्त की है जब नून लीग इक़्तिदार में थी। इस एतराफ़ और इसके जो असरात आए उन पर भी बात करेंगे आज के पैनल के साथ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। राव मंजर हयात साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, किस तनाजुर में देख रहे हैं आज मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? पार्टीज का, खास तौर पर नून लीग का इस सिलसिले में शायद रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और मुझे नहीं उनके साथ जो सीनियर लोग बैठे थे, कम से कम उनके एडवाइजरी ही उन्हें बताते कि उन्हें जब जस्टिस साकिब निसार के वीडियो की बात करते तो वो जस्टिस कय्यूम का वीडियो जो है याद नहीं आता। वो जस्टिस कय्यूम का वीडियो जिसमें उन्होंने, आपको याद होगा कि ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी और भुट्टो साहिबा को जो है हर सूरत में सजा देनी चाहिए और बहरहाल उस केस का पूरी तारीख है। तो मेरा कहना मकसद ये है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमले का जो बार बार जिक्र होता है मैं उसका भी जिक्र नहीं करूंगा, फिर जिस तरीके से रफीक तार का उसका भी जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हारी एक ऐसी पार्टी जिसका जुडिशरी के हवाले से ये तारीख रही हो, वो इस इशू को बनाए और फिर दूसरे इसके लिए कि वो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, वो इस मामले को अदालत में क्यों लेके नहीं जाते कि साबिका चीफ जस्टिस ने यही कहता। यही तरीका होता है ना। आप जो है वो दरअसल एक पूरी जुडिशरी को टारगेट बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई हमारे जुडिशरी का बहुत मिसाली किरदार है, लेकिन सॉरी टू से प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए और ये जो बयान हो गई है जल्द जुलूसों में आप लोग आ रहे हैं, तो फिर आपके भी इस मामले में जो दामन साफ नहीं है। शायद मरियम बीबी को उस वक्त जब ये सब वाकयात हो रहे हों उस वक्त कुछ सियासी तौर पर इतनी बलूगियत नहीं हो, लेकिन सियासत में ये देखा जाता है कि आप अपने पास को पेश नजर रखें। और फिर आपने खुद उसकी तरफ इशारा किया कि वो खुद कहती है कि इन चैनलों को इश्तहार नहीं मिलना चाहिए या इसको मिलना चाहिए। तो इस ज्यादा मैं नहीं चाहता कि मैंने कहा ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत इसका जवाब दे, लेकिन रिकॉर्ड्स पर ये जरूर बातें आनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। सर, राव मंजर हयात साहब, सर क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पर? जो वीडियो जो ऑडियो सामने आई वो आज मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त मुल्की लेवल पे मैं नहीं समझता कि सियासत हो रही है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर्सनल एनिमिटीज को और पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने की कोशिश की जा रही है और इसके अंदर जो पंजाब से डोमिनेंट फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स, वो इस वक्त लीड ले रही है इस जो सिनेरियो जो अब बन रहा है जुडिशरी के खिलाफ और उसके अलावा और जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ। तो ये चीज इंतहाई अफसोसनाक है और इससे कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है मुल्क में।
اور وہ حادثہ جو ہے اس کی ڈائمینشنز بالکل ایسی ہو سکتی ہیں جس کو اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں گزارش کروں گا کہ عدلیہ کا کردار بھی ماضی کے اندر بہت اچھا نہیں ہے. پالیٹیشنز جو ہیں ان کے کبرڈز کے اندر اسکیلیٹن موجود ہیں. جو ادارے ہمارے ہیں ریاستی ادارے وہ بھی باؤنڈری سے باہر کھیلتے رہے ہیں. تو اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں نواز شریف صاحب کی جو سیاسی ورثہ ہے جو میراث ہے وہ اپنے طور پہ تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو شفٹ کر چکے ہیں، لیکن اب مریم صاحبہ کو ریلیونٹ کیسے بنایا جائے الیکٹورل سسٹم کے اندر، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں اور لازمی بات ہے جس وقت انہیں سزا ان کی اپیل لگی ہے تو کون سی انسٹیٹیوشن ہے جس سے انہوں نے ریلیف لینی ہے؟ وہ جوڈیشری ہے. تو دو ہی طریقے ہیں کہ آپ یا انہیں دبا دیں بالکل جو یہ کرتے رہے ہیں پہلے. یہ میں عرض کر لوں میں پنجاب کی بیوروکریسی میں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں، مجھے ایک ایک چیز اندر سے پتا ہے. یہ لوگ مینیپولیشن کرنے کے بادشاہ ہیں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پارٹی سے. میں آپ کو بالکل نیوٹرل اپنی گزارش پیش کر رہا ہوں کہ جہاں تک پرسنل وینڈیٹا، پرسنل مینیپولیشن، فائنینشل انٹرسٹس کو سینے سے لگا کے واچ کرنا اور کمال جھوٹ بولنا، یہ خاصا ہے اس سسٹم کے اندر ان لوگوں کا. آپ مجھے یہ میں عرض کروں گا، ویڈیوز تو آپ آڈیوز تو چھوڑ دیں، ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ پبلک کے اندر لائی نہیں جا سکتی، اور وہ پی ایم ایل این کے پاس بھی موجود ہیں اور وہ اداروں کے پاس بھی موجود ہے اور دوسرے جو سیاسی ہمارے پلیئرز ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں. تو اب میں نہیں سمجھتا طالب علم کی حیثیت سے سیاست کے کہ ہم لوگ کوئی سیاست کر رہے ہیں. نہیں، ہم لوگ اپنے ذاتی انٹرسٹ واچ کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ دشمنی کی آخر تک جائیں گے، آخری حد تک جائیں گے. اور وہ آپ کے سامنے ہے. عدلیہ کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ایک ایک کر کے چیزیں باہر آ رہی ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اسامہ صاحب کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ نے آج فرمایا کہ وہ پیسے ایڈز کے دیتی رہی ہیں اور انہوں نے کچھ چینلز کو منع بھی کیا کہ ان کو پیسے نہ ملے. بریلوی صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں اور مجھ سے بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجئے اس پیسے کا سورس کیا تھا؟ جتنے ارب پیسہ دیا گیا میڈیا ہاؤسز کو، اس کا سورس کیا تھا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سورس سن کے. وہ آؤٹ آف بجٹ پیمنٹس ہیں 50% سے زیادہ، بجٹ میں کہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ سنجیدگی سے ملک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے ملک میں کہ ہم بنیادی کانسنسس بھی لوز کر گئے ہیں. اور وہ بنیادی کنسنسس جو ہے لوز کرنے سے اسٹیٹ کی جو اس کی مضبوطی ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کس کو سٹیپ فارورڈ لینا چاہیے سر؟ عدلیہ، اپوزیشن، حکومت، کس کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہیں، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کسی پرسنل کے پی کو یا اسٹیٹ کے ریاست ہے جس پر یہ آئی اینڈ ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ویکنیسز ڈالیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہائیبرڈ وار کا اس ہائیبرڈ وار میں یہی انسٹرومنٹ ہوتا ہے دشمن کے پاس کہ وہ عوام میں کو ایک دوسرے وہ اسٹیبلٹی ختم کر دیں، عوام کا اعتماد ختم کر دیں حکومت پر، عدلیہ پر، فوج پر. اور جس طریقے سے عراق، سیریا، لیبیا میں ہوا ہے وہ وہاں فوج کمزورتی یا تو اس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں. سیکنڈ، اگر پی ایم ایل این کے پاس یہ چیزیں ہیں، دے آر آلریڈی ان دا کورٹ، ان کا کیس چل رہا ہے، تو اپنے کیس اٹیچ کریں. اگر پی ایم ایل این کو ڈاؤٹ نہیں ہے تو کریں اٹیچ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس ہمارے فیور میں یہ ہے، ہمارے لیے یہ کانفرنس ہوئی ہے اور اس کو کورٹ چیک کرے، آٹومیٹکلی کورٹ ول ہیو ٹو ڈو اٹ. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب ایک دیکھیں جو ساکر مثال کی بات ہے، سیم ورڈز یہ دو جگہ پر استعمال کبھی نہیں ہو سکتے.
ایک طریقے سے ایک لے مین بھی یہ بات کرے گا کہ اگر ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستوں میں یہ تو ہاں دونوں دفعہ وہ ایک ہی لفظ نہیں کریں گے, آگے پیچھے کریں گے, انلیس وہ اسکرپٹ دیکھ کے بول رہے ہیں. بٹ اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایکشن فور بول رہے ہیں, وہ پڑھ کے نہیں بول رہے ہیں, مینس کے دونوں دفعہ ایک الفاظ نہیں ہو سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تو دیکھیں پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے ہے. آپ جسٹس قیوم کی بات کر لیں, اس کے بعد ارشد کی بات کریں, پھر اس کے بعد رانا شمیم کی بات کریں, انگلینڈ جا کے وہ ان کے بعد بیٹا کرے کہ ہم وہ نواز شریف سے ملے ہیں کیونکہ وہاں ان کی بیل کی وہاں اپیل کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس لیے یہ بنایا کہ جی میں پاکستان جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا, اس لیے مجھے وہاں پر پابندیوں کو رہنے دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اب ساکر مثال کی آ گئی ہے. پھر آپ کے سامنے مریم نواز نے خود اپنی جو ٹیٹ کی بات کی ہے, یہ کتنا سیریس ایلیگیشن ہے. آپ کے پاس کون سی کیپیسٹی تھی, کس اتھارٹی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 چیلنج کو مار دیں. مین کے یو ڈالنگ اور منی ڈسٹ کریں, مرضی سے لوگوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں 12-15 بلین ڈالر. یہ باتیں ہیں جو سیریس ہیں, اور اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ابھی یہ اس کو حکومت کو یہ ایکشن ضرور لینا چاہیے, ایسی جو خلاف کہیں نہ کہیں اینڈ کریں. اٹ از ویری سیریس. اور جب ابھی آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں, اپیل لگی ہوئی ہے, آپ اس میں یہ لے ہیں ایویڈنس رانا شمیم کی بھی اور اس کے بعد یہ بھی لے ہیں ثاقب مصباح کی, دونوں اٹیچ کرتے ہیں. خود بخود کورٹ آرڈر کرے گا فرینڈلی کرنے کے لیے, خود بخود جو غلط ہوگا پکڑا جائے گا. لیکن جس طریقے سے پرسنل, اس کے بعد بزنس, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپ ریسیڈنٹ پاکستان کو اسٹیٹ پہ لگا رہے ہیں, یہ انفالفورڈ اور انسپٹیبل ہونا چاہیے. چاہے وہ آپ کے نیشنل سیکورٹی ادارے ہوں یا حکومت ہو یا ایف آئی او, کہیں نہ کہیں اس کو چیک ہونا چاہیے, اس کو اسٹاپ لگنا چاہیے. یہ دنیا میں پاکستان کی جلد رسائی ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. آئی تھنک یہ اس طرح بہت ہی پاکستان کے نقصان دہ ہے. الیکشن تو جب ہوتے رہیں گے اس سے پہلے دنیا کو 126 پہ عدلیہ کو وہ ریٹ کر رہے ہیں. دیز آر ایشوز. ہم اپنے خود میر جعفر جڑے ہیں. آئی تھنک دس شوڈ بی ٹیکن سیریسلی اینڈ آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ جس طریقے سے پی ایم ایل اور ان کی جو مریم نواز یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں جس سے پارٹی کو بہت نقصان ہوگا اور پاکستان کو نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. راؤ منظر یاز صاحب, سر یہ ویڈیوز آڈیوز کے اوپر آپ نے بھی بات کی, یہ سلسلہ کیا ہم مربوط لایا عمل کوئی بنا سکتے ہیں اس کو رکنے میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایکسپوز ہو جانا چاہیے معاملہ, نہ اس کی تحقیقات ہوتی ہیں سر, اس کے بعد اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے, میڈیا کو ایک موضوع ملتا ہے, اس کے اوپر وہ سچ ہے جھوٹ ہے, بڑے برے طریقے سے اس کی تشہیر کی جاتی ہے, تھوڑوں پہ بیٹھ کے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. میں ہر قسم کی ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں سر, زبیر صاحب سے لے کے چیئرمین نیب صاحب سے لے کے ابھی یہ جو آڈیو آئی ہے اس کی بات کر لیں. یہ جی ایک سینسیشنلزم کا ٹرینڈ ہے جو ہمارے ملک میں دیگر ممالک کی طرح موجود ہے. یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہمارے ہمسائے ملک کے اندر بھی ہے, یہ اور ممالک کے اندر بھی موجود ہے کہ میڈیا جو ہے وہ تھرائیو کرتا ہے سینسیشنلزم کے اوپر, خبروں کے اوپر, پرسنل جوسی سٹوریز جو ہیں ان کے اوپر. کئی بار کئی لوگوں کی آڈیو بھی دیگر ممالک میں بھی سامنے آ جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حالات کیا ہیں, ہمارا معاشرہ کتنا منتشر ہے, کیا اس طرح کی جو خبریں ہیں, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, کیا اس سے ہمارے سسٹم میں کوئی بھلائی کی امید ہے یا پولرائزیشن اور ہو رہی ہے. ہمیں بنیادی ڈسکشن کرنی چاہیے ان موضوعات کے اوپر کہ یہ ویڈیو ہے, یہ جس طرح بھی بنی ہے, یہ چیز ہے, اس سے کس کا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے. دیکھیے, میں مریم صاحبہ کی اس حد تک ضرور تعریف کروں گا کہ آج جو انہوں نے ویڈیو میں ایکنالج کیا ہے کہ یہ میری ویڈیو ہے, یہ میری آڈیو ہے, میں نے کہا ہے کہ فلاں چینل کو نہ ملا جائے, یہ بھی ایک اخلاقی جرت ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ ہمارا پولیٹیکل ایکیومین اور ہمارے پولیٹیکل موریلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کیریکٹر کی مثال نہیں مل رہی اس وقت, نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ مختلف اداروں کی طرف سے. ہم ایک ایسے بحران میں جا چکے ہیں جس میں روز دھینگا مشتی ہوتی ہے, ایک ٹاپک آتا ہے, 3-4 دن چلتا ہے, چوتھے دن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس وقت تک کوئی نیا ٹاپک آ جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں کا
عوام کی بھلائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو جینون سادہ سے مسائل جو ہیں، جب ہم ان کو حل ہی نہیں کر سکتے، ایڈریس ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ریفیوج لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر، کیونکہ وہ خبریں بھی ہیں، وہ لوگوں کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے، اور ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت پوری گورنمنٹ جو ہے، کہ کوئی بھی گورنمنٹ، میں اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، یہ کرٹیکل ایشوز کو جب ہینڈل نہیں کر سکتے تو سینسیشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ کامیابی سے ہو رہا ہے. اس وقت ہم سارے ویڈیو ڈسکس کر رہے ہیں، آڈیوز ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا کہ جناب اکانومی آپ کی ڈیزالو ہو چکی ہے، آپ کی جو پرائسز ہیں اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر انفلیشن بڑی ہے، لیکن وہاں کنٹرول کیا ہے کئی ممالک نے. وہ سسٹم پاکستان میں کہاں گیا؟ ہمیں عام آدمی کے لیے جو ہم سہولت دے سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، اس پہ ڈسکشن ہوتی اب نہیں ہے. اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے زیادہ جو سینسیشنلزم کے انتہائی جس میں جوسی اور مطلب ایک اینگل ہوتا ہے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کا، اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے آپ فرمائیے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس کسی بھی سیاسی میدان میں یا اداروں میں موجود ہیں، کیا یہ لوگ ان ویڈیوز آڈیوز کے ساتھ امریکہ یا یو کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ نہیں کر سکتے یہ لوگ، 1 منٹ. میں آپ کو کوئی 1 گھنٹہ یا 30 منٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ اتنے ظالم ہونے کے باوجود اور ہر گناہ کرنے، جرم کرنے کے باوجود یہ معتبر ترین لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے جی، فالوئنگ تو ہے ان کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے پورے ملک میں کہ کوئی چیز جو ہے فائنلائز ہو جائے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جناب کوئی ایشو ایسا بتا دیں آپ جس کو گورنمنٹ لیول پہ یا نان گورنمنٹ لیول پہ اٹھا ہو اور ہم نے اسے منطقی لاجیکل اینڈ تک پہنچایا ہو. ہے ہی کوئی نہیں. ایک ایشو ختم ہوتا ہے یا اس کو جب ہم سالو نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا ایشو آ جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو اس سے بڑا ایشو آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اب ذاتیات پہ بیسڈ ہے، پرسنل اینیمیٹیز پہ ہے، اپنے پیسے اپنے بچانے کے لیے ہے، اور ہر طرف ہے. یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ پیسے نہیں لے رہے، 100% پیسے لے رہے ہیں. اداروں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ اداروں کے اندر لیول آف کرپشن جو ہے کہیں ایکسپوز ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آپ بات ہی نہیں کر سکتے ان چیزوں کے متعلق، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. تو نٹ شیل دیکھیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک سنک کر رہا ہے اکنامکلی، فائنینشلی. اور ابھی میں آپ کو اسامہ صاحب ایک بڑی مجھے دکھ ہوا ہے، ابھی میں لندن کی ایک ابھی سے 20-25 منٹ پہلے میں انٹرویو ایک دے رہا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ واشنگٹن کے اندر جب ہمارے منسٹر صاحب ترین صاحب گئے ہیں، ذرا وہ بتا دیں آپ ہی ان سے فون پہ پوچھ لیجئے کہ جناب آپ کتنے ڈالر کے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. سر قرضہ لینے آپ جا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں آپ، اور آپ 1200 سے لے کے $5000 پر ڈے کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سویٹس میں ٹھہرے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور یہی بات اسحاق ڈار صاحب بھی کرتے تھے، یہی بات اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ شوکت ترین کوئی بہت برا آدمی ہے، نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کا عوامی مسائل سے کسی قسم کا تعلق ہی نہ ہو. اب فیل کیا کریں گے آپ اور کیا ان کے لیے کریں گے؟ میں بالکل واپس آپ کی طرف آتا ہوں. سر نسیم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب، آپ نے وقت دیا. صدیقی صاحب، سچ جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آڈیوز ویڈیوز ایک روٹین سی بن گئی ہے، میڈیا پہ ڈسکس ہونا بھی ایک روٹین سی بن گئی ہے، کسی بھی طور اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا رہا. یار بہت شکریہ. میں ذرا لیٹ جوائن کیا تو مجھے نام نہیں پتا چل سکا. بڑی خوبصورت آواز تھی مجھ سے پہلے جو راؤ منظر حیات صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بڑی بہترین گفتگو کر دی، ساری نٹ شیل میں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں. بس مجھے آخر میں جو انہوں نے ترین صاحب والی بات کی نا، تو وہ ایک میرا دوست تھا، وہ شلوار قمیض پہنی تھی، سائیکل پہ میرے پاس
आया तो मुझे कहता यार मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं 1 लाख रुपया दूंगा, ये वापस कहाँ से आया। दूसरे दिन गाड़ी पे मेरा एक दोस्त टाई शाई लगा के आया, तो उसने भी मांगे 1 लाख। मैंने कहा यार ये तो मुझे वापस कर देगा, इसलिए सर महंगे होटलों में ठहरना पड़ता है क्योंकि भीख भी तो बहुत बड़ी मांगनी पड़ती है। दूसरी बात यार ये है कि ये अजीब तमाशा पाकिस्तान में हुआ है, ये माफियाज नहीं तो और क्या। मैं अब यानी कि फुल तपा हुआ इस बात के ऊपर हूँ कि हमने देखा कि एक जमाना था मुस्लिम लीग नून का, ये पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत अटैक करते थे, उनको सजाएं दिलवाते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात थी, उसने कभी ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए थे। उन्होंने जेलें भी काटी, उन्होंने मारें भी खाई, लेकिन इस तरह की जो नेगेटिविटीज है, मतलब यार ये कौन लोग हैं, कभी जो है वो ऑडियो लेके आ जाते हैं झूठी, कभी और चीज लेके आ जाते हैं। आज अदालत में पेश हुई हैं तो इनके पास अदालत से अपने केस की टाइम लेने का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बिजी है इनके वकील ना, मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट केस है जहां से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं उस केस पे नहीं आना। ये स्ट्रेटेजी है कि उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास करने का टाइम है। ये तो यार पाकिस्तान के पूरे निजाम को तबाह करके रख दिया, बनाना स्टेट बना दिया, और ये पता नहीं किस किस्म का मुल्क बनता जा रहा है जहां पे आप कोई भी खड़ा होके अपनी पाक फौज पे आप गालियां निकालें, आप जो है जजों के ऊपर इल्जाम लगाएं। मतलब आपको अमेरिका की बात पे यकीन है कि जी वो अमेरिका से वीडियो ऑडियो जो है ना वो कंफर्म हो गई है, जो यार हम अपने कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। क्या हम लोग अंधे हैं, क्या हम पागल हैं? फिर वो जुबैर वाली वीडियो क्या थी, उसकी भी फोरेंसिक करा ले अपना अमेरिका से। मतलब अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं, और ये गरीब के साथ क्या हो रहा है, कितने गरीब आप देखें लोग जेलों में बैठे हुए हैं, औरतें हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे, पता नहीं उनके बाप कौन है, और उसके बाद वहां पे 5-5 हजार 10-10 हजार के लिए जमानतें नहीं हो पा रही, और वो 5-5 10-10 साल सड़ते रहते हैं। उनके केसेस 20-20 साल किसी के केस नहीं चलते, इनके केस भी चलते हैं, इनकी डेटें भी पड़ती चली जाती हैं, और मुल्क का अजीब तमाशा बनाया हुआ है। ना कोई रिजल्ट आ रहा है करप्शन का, अरबों रुपया खा लिया, करोड़ों रुपए आप वकीलों को दे दें, वकील जनाब आपके जो है वो आपको डेटे लेके दे देंगे। 3-3.5 साल गुजर गए, 1.5 साल बाद हुकूमत आ जाएगी, सारे केस झूठे हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान में हो क्या रहा है यार ये। अभी आप जो इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी मैं अपने कजन के साथ बात कर रहा था, वो इकोनॉमिस्ट है, वो मुझे कह रहा है कि पाकिस्तान जो कमाता है उसमें से इस वक्त 85% जो है वो लोन्स में वापस करता है, इंडिया 51% वापस करता है, और बांग्लादेश 20% वापस करता है। तो जो मुल्क 85% अपनी कमाई में से वापस कर रहा होगा वो क्या अपने कौम को दे सकेगा, और ये किसका सारा किया दर है। लंदन में बैठ के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप तो वहां पे बड़े होटलों में बैठ के खाना खाते हैं, शादियां करते हैं। स्विट्जरलैंड में दूसरी पार्टियों के अकाउंट हैं, जहाजों में लोग फिर रहे हैं, अवाम तो पिस रही है। इस हुकूमत को ठीक है कुछ न कुछ मुर्दे इल्जाम जरूर ठहराए कि शायद ये कुछ सही तरीके से मैनेज नहीं कर पड़े, लेकिन कैंसर में भी जब आखिरी स्टेज आता है तो आप शौकत खानम या अमेरिका के किसी बड़े कैंसर हॉस्पिटल में ले जाएं, वो कहते हैं अब वक्त गुजर गया, अब दुआ करें, अब इलाज नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये मुल्क का इन्होंने हाल कर दिए। लेकिन सर तो ये तो नहीं कहते ना कि मौका दें हमें, हम ठीक करते हैं इसको, कैंसर को, वो जवाब दे देते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं हमें आने दें, हम आपको ठीक करके देते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, जो वालिदैन होते हैं ना, जो फैमिली वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं सर आप कोशिश करें, डॉक्टर साहब आप कोशिश करें, कितने भी पैसे लग जाए, आपने इनको बचाना है किसी ना किसी तरह, आप इनको वेंटिलेटर पे डालें, आप बचाएं। घर वाले जो होते हैं, जिनका खून होता है, जिनका प्यार होता है, वो आखिरी वक्त तक कहते हैं कि नहीं आप बचाने की कोशिश करें। तो बचाने वाला तो कोशिश करता है, आखिरी वक्त तक करता है, मुझे मौका मिले और कुछ चीजें पॉजिटिव कर भी जाता है। लेकिन जो कर गए हैं, ये कौन सी पागल कौम हम लोग हैं जो अभी भी इनके पीछे लगे, हम इनके नारे लगा रहे हैं और वो मजे से अपनी जिंदगी वहां पे गुजार रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के घपले किए हुए हैं। और आप देखें कि वही मैंने जो पीपल्स पार्टी वाली बात की, कोई और जमात ANP पे केसेस बने, मौलाना फजल रहमान पे कोई बना होगा, दूसरी पार्टियों पे, वो बर्दाश्त कर जाते हैं, वो अदलिया की इज्जत करते हैं, वो इदारों की इज्जत करते हैं। ये कौन लोग हैं, ये हर किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं। इनके बाप का पाकिस्तान है, जो चाहे ये करें, जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जिसकी चाहे नई चीज लेके आ जाए। ये कौन लोग करते हैं? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है? मुझे बताएं। ये सियासतदानों का काम है इस तरह की पगड़ियां उछालना, कोई टेपिंग करनी, कोई वीडियो बनानी, कोई फलां चीजें करनी। ये तो
बड़ी अजीबो गरीब बात है, मुझे तो समझ सर, नहीं आ रहा। 129 दिन का धरना, 126 दिन का धरना हुआ था, उस पर भी तो यही काम हो रहा था ना सर सारा कुछ। उसमें क्या कुछ किस किस को नहीं कहा गया, तो सिर्फ एक पार्टी को मुर्दे जो कर रहे हैं सर, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो गलत है। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा। आपने क्योंकि अभी मौजूदा सिनेरियो के हिसाब से पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया। आप 2014 का कोई सवाल पूछे, मैं उसका मुकम्मल तफसील से जवाब दूंगा। लेकिन बात तो ये कि जो अभी हो रहा है, आज की जो डेवलपमेंट्स है, यानी कि वो कहती है कि हाँ जी ये मेरी आवाज है, मैंने बंद किए थे, और वो मरियम औरंगजेब अभी एक चैनल पे बैठ के कहती है हाँ जी उन्होंने तो मान लिया ना, तो मतलब चोरी करके आप कहें हाँ जी मैंने चोरी की है, अब आप किस बात की सजा? भाई मैंने तो चोरी की और मैंने मान ली है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ अजीबो गरीब चीजें हैं ये। अभी बिल्कुल मेरे से पहले जो साहब थे बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि वेस्ट में एक मिनट कोई इस किस्म की हरकत करके दिखाए, वहां पे तो गलती से भी अगर कोई छोटी सी भी चीज हो जाती है वो माफी मांग के रिजाइन दे देते हैं। वो आपने देखा था कि वो हेल्थ मिनिस्टर जो था ब्रिटेन का, उसने कोरोना की एसओपीज की खिलाफवर्जी करके अपनी कोई गर्लफ्रेंड को जफ्फी डाल ली थी शायद, वो सीसीटीवी में आ गया, दूसरे दिन उसने माफी मांगी और रिजाइन कर दिया है। तो ये मॉरल वैल्यूज हमारी किधर जाती जा रही हैं? जो सोशल मीडिया पे आप देखें किस तरह किरदार की एक दूसरे की हो रही है। हमें तो इस मुल्क से प्यार है, आपको पता है कि हम सब कुछ अपना छोड़ के पाकिस्तान वापस आए हैं, हर ऐश की चीज छोड़ी है कि यार अपने मुल्क की खिदमत कर ले और काम कर रहे हैं। इस मुल्क से सबको प्यार है, लेकिन ये जिस तरह ऊपर लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, या सियासी जमातों का किरदार है, या इनकी जो डिपिक्शन कौमी असेंबली के अंदर आती है, जिस तरह ये वहां पे एक्ट करते हैं, क्या ये सारी जमातों को आवाम ने वोट दे के वहां पे इसलिए भेजा कि टीएडीए आप टैक्स के पैसों से लें, आप जिस दिन आके हाजिरी लगाते हैं उस दिन के भी पैसे आपको मिलते हैं, आप अय्याशियां कर रहे हैं कौम के पैसे पे, लेकिन कौम को जो है मुसीबत में डाला हुआ है महंगाई की वजह से। आप बाहर निकल के देखें कि गरीब बंदा तो रोटी नहीं खरीद सकता इस वक्त। बिल्कुल सही हो गया सर। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, ये जो एक रिवायत चल निकली है सर ऑडियोज की, वीडियोज की, ये किसके सर जाता है सर ये सेरा? क्या समझते हैं आप, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में बात करें, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस मामले को मीडिया पे उस वक्त तक ना आने दिया जाए जब तक तहकीकात नहीं हो जाती, साबित नहीं हो जाता? एक हमें समझना चाहिए, एक तो ये हर चीज में पीएमएलएन वीडियो ऑडियो कैसेट जो है वीडियो कैसेट निकालते हैं, या आपके सामने वो एक कतरी लेटर आ जाता है, या राना शमीम का एफिडेविट आ जाता है। बात ये है कि सर वो मोहम्मद जुबैर साहब की वीडियो तो इन्होंने नहीं निकाली थी ना सर? मोहम्मद जुबैर की भी वो चले वो निकाली थी, लेकिन वो फिर उसके बाद उसको भी आना चाहिए फिर। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि कहीं ना कहीं एफआईए को दें, उसको चेक करें। लेकिन सबसे पहले तो अगर ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो निकली हैं, ये तो चाहिए ना बेनजीर को, इनको मरियम नवाज को, कि ये लाइन अटैच करें अपनी केस प्रॉपर्टी के साथ ताकि बात खत्म हो। सेकंड, इससे किसको फायदा हो रहा है? सिर्फ बेंच को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ये एक प्रेशर डाला जा रहा है कि जी फैसला गलत था, हम बेगुनाह हैं, हमें क्यों निकाला, हमें क्यों सजा दी, हम बेकसूर थे। चार इतने वहां मेरे ख्याल में सबसे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट इनके नाम है, मरियम नवाज के नाम, जो कहती नहीं कि मेरी तो क्या इंग्लैंड में, मेरी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। वो कोई, मैं कहता हूँ आपको थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए कि जी आप कैसी नेशनल लीडर हैं। सबसे बड़ी शर्म तो मैं कहता हूँ ये खाकान अब्बासी और ये एहसन इकबाल वगैरह हैं, जो एक उसकी क्या मतलब है कि एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अलावा उनकी क्या हैसियत है कि वो वाइस प्रेसिडेंट, बाकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए मुंह निकाल के चुप करके बुत बन के, और वो बोल रही हैं। मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी कि ये हमारी पॉलिटिक्स है। दिस इज डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट इज अ डायनेस्टिक डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी। ये वहां पर है। ये हम बात करते हैं फौज ने कर लिया, डिक्टेटर आ गई। सबसे बड़ी डेंजर चीज है जो सिविल डिक्टेटरशिप चल रही है इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं कि आप केस के लिए आपने ना कोई डॉक्यूमेंट दिया, आज तक का आपने प्रूफ नहीं दिया कि आपके कहाँ से अपार्टमेंट आ गए, वो बात नहीं कर रहे हैं। आप टोटल डाइवर्शन मार रहे हैं करने के लिए कि केस डिले हो जाए, या आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज वो खुद विथड्रॉ कर लें, फिर दूसरे के केस लटक जाए। उसके बाद हाई कोर्ट को भी देखें ना, अब आपने 21 दिसंबर डेट दे दी है, पूरे एक महीने के बाद की। वाई आई मीन हर एक की मुझे समझ नहीं आती है कि केस इतना इंपॉर्टेंट है, टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन। जिस तरह भी आपने करना है, जो इंसाफ के तकाजे जरूर पूरे करें, लेकिन ये तो नहीं अगर एक एक महीने की डेट दे दें आप, एक हफ्ते के बाद अगर वो बिजी हैं, कल
3-4 दिन के बाद फारिग होते अपडेट दें और फारिग चलाएं, तो ये इसको खत्म करें। तो ये हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती ये की है कि हुकूमत को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट से बात करते, नैब से बात करते, कोई एक लाए अमल बनाते, वसीत और कौमी मफाद में केसेस के टाइम ब्रैकेट रखते कि जी इस टाइम में ये केस फाइनल होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटर करेंगे, ताकि ये 3-4 महीने में केस फाइनल करें। आप लटकते जा रहे हैं, 4-5 साल हो गए हैं और 5 साल चलता रहेगा, इसीलिए कोई हल नहीं होता। या पैसा है, या अगर वो बेकसूर है तो बेकसूर है, इंसाफ के तकाजे पूरे करें। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से अभी चल रहा है सिस्टम। मेरे ख्याल में ये हमें सोचने की बात है कि क्या करना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है आप ये देखें। और उसके बाद आप बड़े मजे से कहते हैं जी कि वो ये मेरा हमारी तो गलती नहीं है, उनको में निकाल दिया। भाई आप प्रूफ चलाओ, प्रॉपर्टी के आपको चार्जेज हैं, करप्शन के चार्जेज हैं, जजमेंट पड़े हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की, बड़े क्लियर उन्होंने आपकी चीजें रिमार्क्स लिखे हैं। इट्स नॉट कि मुझे एक उसके ऊपर निकाला है अकामे के ऊपर। आप वहां देखें कि क्या क्या उन्होंने आप पे चार्जेस लगाए हैं, वो बात नहीं करते हैं। आप आके बैठ के और कह रहे हैं मैंने, आपने किस कैपेसिटी से, आपने किसने ऑथराइज किया था कि आप ये कह रही मैं इसको एडवर्टीजमेंट देंगे, इसको एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, इतना पैसा देंगे, ये देंगे। आई थिंक ये अभी हुकूमत की कमजोरी है। अगर हुकूमत इसके ऊपर इमीडिएटली कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करती है और देखेंगे क्या है, पैसा कितना आया, कहाँ से पैसा आया, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को मिला, आगे अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया सेल बनाया था मरियम नवाज ने, कैसे चला रही थी, उसको फंडिंग कहाँ हो रही थी, उन लोगों को कैसे पैसा जा रहा था, क्या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे या प्राइवेट एम्प्लॉइज थे, किसने ऑर्डर किया था। 101 थी, चेक इट आउट। प्रॉब्लम होती है जब हमारी अपनी सबकी कमजोरियां होती है तो हम एक दूसरे कवर कर लेते हैं, दैट इज द इशू। बट नाउ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। इधर इंडिया की पोजीशन देख लें, अमेरिका देखें आपको कैसे थ्रेट कर रहा है, कोर्स कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात देख लें, उसके बाद इंटरनल रोजाना यही किया जा रहा है। बजाय इसके कि आप मुझे ये बताएं कोई भी ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने या पीएमएलएन ने या मरियम नवाज ने या शायद फकान नवाज एक भी सोल्यूशन दिया है। ओके जी महंगाई है, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, प्लाट चीज महंगी डन, आप सोल्यूशन तो बताएं, कोई हाल तो बताएं। अगले साल के एंड में इलेक्शन है, उससे अगले साल इलेक्शन हो जाने हैं, दिस इज नेक्स्ट ईयर इज कमिंग इलेक्शन ईयर। सो आपका अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए। अब आप बताएं जी कि ठीक है इस हुकूमत ने बड़ी गलतियां की है, नो वी विल कम एंड वी विल, हम जी जो है पूरी पता नहीं नदियां बहा देंगे, फूलों की सेज बना देंगे अपने अवाम के लिए, क्या कर देंगे बताएं। उधर मौलाना फजलुल ने मार के फौज को अटैक करते हैं, फौज के सीने में गोलियां मारने की बात करते हैं, जो कि एक हारा हुआ एक जख्मी शेर बना हुआ है वो बात करता है। इसी तरीके से वो वहां के अचकजई साहब हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी ही नुकसानदेह हो रही हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, खुदा के लिए हमने पाकिस्तान में रहना है, हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड से जो पाकिस्तान हमारे लिए छोड़ा था, क्या आज हम बच्चों के लिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा ये हमें सोचें और फिर सोचें हम क्या करें। राइट सर। राव साहब ये बताइएगा कि बहुत से मसाइल का हल रिफॉर्म्स में है, जिन रिफॉर्म्स का जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा किया, इदारों के रिफॉर्म्स के हवाले से कितनी संजीदगी से हुकूमत ने कोशिश की है सर, और आज भी अगर कोशिश करे तो क्या ये मुमकिन नहीं है? बाकी आप जब कहते हैं कि अपोजिशन साथ नहीं देती, बिल आपने जो पास करवाना होता है वो अपोजिशन की मुखालफत से भी आप करवा देते हैं। बहुत आपने उम्दा बात की है, और मैं ये समझता हूं कि ये क्रक्स है डिस्कशन का हमारे, कि एक पोर्शन तो हो गया कि हमने पुरानी करप्शन जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी रखनी है। और मैं अपने जो मोहतरम दोस्त हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि लॉ में मौजूद है कि आपने इतने महीने के अंदर ये केस डिसाइड करना है, लेकिन माजरत के साथ जज साहबान खुद जो है वो उस टाइम लाइन को एडहियर नहीं करते। ये तो एक बात अलग हो गई। अब आप ये फरमा रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म्स की तरफ अब कर सकती है, जा सकती है। मेरा इसके अंदर एक तालिब इल्म की हैसियत से पब्लिक पॉलिसी की ये गुजारिश है कि पहली बात तो ये कि खान साहब में मुझे वो गहराई और एक्यूमेन नजर नहीं आता जो रिफॉर्मिस्ट एक एजेंडे के ऊपर इंसान आता है। मैं इंतहाई संजीदा अल्फाज में और मोहताद अल्फाज में ये कहूंगा कि मैं टीम की बात नहीं कर रहा, टीम हर एक के पास इसी तरह की होती है। टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कुछ दरमियाने से होते हैं और कुछ मेरे जैसे नालायक लोग होते हैं। खान साहब जाती तौर पे उनकी कॉम्प्रीहेंशन जो है
अबाउट इश्यूज, क्रिटिकल पब्लिक पॉलिसी इश्यूज, वो मार्जिनलाइज्ड है। वो उस सतह पे सोच ही नहीं रहे जिस सतह के ऊपर आकर एक पूरे मुआशरे के अंदर वो रिफॉर्म्स हों जिससे लोगों को सहूलतें मिले। अब रियासत मदीना की वो बात करते हैं, मैं आपसे वो गुजारिश करूंगा जो ऑन दी रिकॉर्ड है, हालांकि ऑफ दी रिकॉर्ड भी मुझे बहुत पता है। रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि रियासत मदीना का बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, बेसिक कॉन्सेप्ट। और मैं ये आपको कोट करूंगा तारीख के हवाले से, जो अरबी के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फरमाई गई हैं, जो उनकी सीरतुन नबी लिखी गई है, उसके रेफरेंस से करूंगा कि ये शख्स जो है, इसे तो रियासत मदीना का पता ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एक बात कर रहा है। लेकिन सोचिए जरा कि इस शख्स को हमने जो भी उस वक्त के 4 साल 5 साल जिस अरसे के अंदर ये अपोजिशन में थे खान साहब, किसने इन्हें आगे लेके गए हैं? मीडिया ने इन्हें प्रमोट किया, मीडिया ने इन्हें बिल्ड किया, और आज वो कहते हैं कि जी मीडिया मेरे खिलाफ है। ये अलग डिबेट है, लेकिन क्या उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर पब्लिक पॉलिसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई रेडिकल चेंज ला सकते हैं? क्या उनकी पर्सनैलिटी आप उनसे मिलने के बाद किसी आदमी से पूछ लें, मेरे पास दर्जनों आदमी आते हैं, वजीर भी हैं और लोग भी हैं, उस्मान बुज़दार साहब ए प्लेयर हैं उनके, यानी पंजाब जिसके हाथ में असल हुकूमत तो उसके पास है, वो जाती तौर पे वो कॉन्फिडेंस से इन्फ्यूज नहीं कर पाते जिसके अंदर दूसरा आदमी ये समझे कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल ठोस बात कर रहा है। उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। खान साहब जो भी वजूहात हैं, कुछ जाती हैं कुछ और हैं, वो उनके मुतल्लिक बात ही नहीं करते जहां उनसे बात की जाती है। और अब तो लोग जो है पीटीआई के मुतनफिर होके घर बैठ गए हैं। मैं कई ऐसे वज़रा को जानता हूं जो कैबिनेट मीटिंग हो तो चले जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग ना हो वो चीफ मिनिस्टर से मिलते ही नहीं है वो जाके। मैं एमपीएस को जानता हूं जो नहीं मिलते, बहुत लोगों को जानता हूं। सर, जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको आप पूरी मुकम्मल इस्तात देते हैं मुआशरों को बेहतर करने की, वो करते हैं। आप मुसलमान ममालिक आप देख लीजिए, मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि क्या बांग्लादेश के अंदर रिफॉर्म्स नहीं हो रही, नजर आ रही हैं। मैं महातीर की तो मिसाल ही नहीं दे रहा। आप ये देख लें कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले कर दिए हैं, उनकी अदालतों ने, उनकी इंतजामिया ने, उनके सियासतदानों ने, कि हमारे मुल्क में अगर हम सोचें तो हमें पसीना आ जाता है। लेकिन वो कर रहे हैं और वो आगे निकल रहे हैं हर लिहाज से। उनके रिजर्व्स हमसे बेहतर हैं, उनकी जीडीपी हमसे बेहतर है, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमसे बेहतर है, उनकी करेंसी की वैल्यू हमसे बेहतर है। वो गुर्बत से निकाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी बांग्लादेश की बात की है? चाइना की बात करते हैं। अब चाइना का निजाम जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि एक तरफ आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है, स्टेट जो चाइना। राइट सर, मैं सर इसी पे ना क्लोजिंग से पहले मैं सिद्दीकी साहब से और ब्रिगेडियर साहब से भी रिमार्क्स लेना चाहूंगा रिफॉर्म्स के हवाले से। सिद्दीकी साहब, सर किस हद तक कोशिश नजर आई आपको गुज़श्ता 3-3.5 सालों में? सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। मैं रिफॉर्म्स के हवाले से पूछना चाह रहा था सर कि किस हद तक आपको कोई कोशिश नजर आई हुकूमत की जानिब से? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है ये। असल में खान साहब जब कंटेनर में खड़े होते थे या अपोजिशन में थे ना, तो उन्होंने उम्मीदें बहुत ज्यादा बनवा दी थी। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन में आके 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, 100 दिनों का प्लान दे दिया। लेकिन जब वो हुकूमत में आके बैठे तो उनको पता चला कि ये काम इतने आसान नहीं है। दूसरा बात यह है कि पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी को जो है वो डील करना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन कुछ काम जरूर हो रहे हैं। मैं, अगर आप पॉजिटिव चीजें मुझसे पूछेंगे तो मैं वो पहले बता देता हूँ, नेगेटिव भी मैं बाद में बता दूंगा। मतलब जिस तरह एहसास प्रोग्राम लेके चला जा रहा है और पाकिस्तान में गुर्बत कम करने की कोशिश की जा रही है, वो एक बहुत अच्छा प्लान है। मैंने बड़ा डीपली उसको स्टडी किया। अगर आप गरीब लोगों के पास जाए तो कम से कम उनकी जिंदगी थोड़ी पहले से बेहतर जरूर हो रही है। जिस तरह कोविड के दौरान उनको डील किया गया
वो भी बहुत अच्छा तरीका था। मैं खुद कैमरा माइक लेके जो है सेंटर्स के ऊपर जाता था और लोग बताते थे कि यार हम ऊपर पहाड़ी से उतर के नीचे आए हैं, बच्चे हमारे घर में बंद हैं और हमें ये जो पैसे मिलते हैं 12,000, इससे हम सौदा लेके ऊपर चले जाते हैं। फिर कामयाब नौजवान प्रोग्राम को अगर आप स्टडी करें तो पाकिस्तान में बेसिकली जो हमारी आने वाली बागडोर जिन्होंने संभालनी है वो नौजवान है। उनको आप तालीम के साथ तरबियत भी दें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जब तक आप नहीं देंगे तो आप अगर देखें कि बाहर के मुल्कों में अगर मिडिल ईस्ट में आप जाएं तो पाकिस्तानी आपको बेशुमार मिलेगा, लेकिन इसमें लेबर क्लास ज्यादा होती है और जो बाकी हमारे हमसाई ममालिक हैं या दूसरे एशिया के ममालिक हैं वहाँ के बड़े क्वालिफाइड लोग बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे होते हैं। तो इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम शुरू किया है, नौजवानों को हुनर भी दे रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। फिर जिस तरह हेल्थ कार्ड बांटे गए खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी एक गरीब की बड़ी मदद है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर घराने में एक ना दो लोग बीमार होते हैं और अद्वियात का और इलाज का बड़ा खर्चा होता है, तो वहां से आवाम को काफी सहूलत मिली है और पंजाब में भी उसको शुरू किया जा रहा है। ये तो पॉजिटिव चीजें होगी। नेगेटिविटी ये है कि जो इन्होंने कहा था कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान में इस हुकूमत के आने के बाद बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली है। इनको चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज को वालों को बेनिफिट्स दें, उनकी टैक्स में कमी करें ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपके यहाँ पे कारखाने लगेंगे, कारखानों में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, तो उससे ये होगा कि अगर महंगाई किसी मुल्क में हो जाती ना, महंगाई लंदन में भी है लेकिन वहां पे अफोर्डेबिलिटी, लोगों के पास पैसा है या कम से कम मिनिमम वेज है तो उनकी अफोर्डेबिलिटी है। पाकिस्तान में ये है कि अगर बेरोजगारी है और चीजें महंगी हो रही हैं तो आप अपने घर का खर्चा क्लोजिंग पे जाना है। उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं इसी जिम्मन में करना चाह रहा हूं कि ये एहसास प्रोग्राम शॉर्ट टर्म आपने किया, अरेंजमेंट ठीक है, बेहतर हो गया, आपने इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना था, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ कार्ड नहीं देना था, हेल्थ के सिस्टम को बेहतर करना था। और ये जो कर्जे दे रहे हैं ये तो सब सूद पे दे रहे हैं, इसको तो नहीं, इसका तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं, ये आप बात ना करें, दुनिया सूद पे चल रही है और आपके पास भी कई चीजें ऐसी होंगी, मेरी भी ऐसी होंगी जिनके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होंगे। अगर आप कम मार्जिन पे लोगों को, नहीं सर मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ा अल्लाह का करम है सर, ऐसी कोई चीज नहीं है। चले मैं आपने वापस लेता हूँ, मैंने जनरली एक बात नहीं सर, वो इसलिए कि हमें इसकी नफी करनी चाहिए। जब एक वादे तौर पे बता दिया गया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद के निजाम में आसानी पैदा करने वाला जहन्नमी है, तो मेरा ख्याल है इसको छोड़, ये असल में ये एक अलग बहस है। आप फिर दूसरी तरफ हम ड्रैग हो जाएंगे दुनिया का। नहीं सर, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं ये कर्जा लेना चाहता हूँ, लेकिन जब उसके ऊपर मैं 3-4% जब देखता हूँ सूद देखता हूँ तो मैं पीछे हट जाता हूँ ना सर। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ना अगर आप प्रॉफिट। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे पास 50 सेकंड है, प्लीज जरा इस पे शॉर्टली। उसामा, इसमें कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है ये इंटरेस्ट फ्री लोन है और ये लोग बहुत लोगों को दिया। अच्छी प्रोग्राम चला था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और उस्मान डार का, लेकिन देखिए रिफॉर्म्स करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि द होल माफिया, होल ऑपोजिशन, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ऑल करप्ट पीपल, दे आर ऑल टुगेदर गैंग्ड अप टू स्टेप इट डाउन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा सर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, राव मंजर याद साहब आपका शुक्रिया, सिद्दीकी साहब आपने वक्त दिया आपका शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।